Study IQ IAS. Smart aspirants' number one choice. वेलकम एवरीवन एंड टुडे वी आर गोइंग फॉर द रैम्प पीवाईक्यू सेशन 2। तो हम लोगों ने वीक 1 में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे एंड वीक 1 में मैंने जो सेशन लिया था उसमें आई नॉट ओनली डिस्कस द क्वेश्चंस, आई एक्चुअली वेंट इनटू द फॉर्मेट ऑफ आंसर राइटिंग आल्सो। बेसिक इंट्रोडक्शंस कैसे करने हैं, बॉडी में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, स्ट्रक्चर कैसे करना है, कंक्लूजन्स, वे फॉरवर्ड्स, एवरीथिंग एंड बेसिक फ्रेमवर्क्स भी हमने डिस्कस किए थे। रफली जीएस2 के क्वेश्चंस को कैसे करना है सिंस वी आर डूइंग जीएस2 फॉर नाउ। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक्स, जो उस टॉपिक जो हम लास्ट जहां पे रुके थे हम लोग उसके आगे के टॉपिक्स देखने वाले हैं। थोड़े से क्वेश्चंस फेडरलिज्म पे हैं, थोड़े से वन क्वेश्चन वी हैव ऑन लोकल बॉडीज, देन वी हैव ऑन पार्लियामेंट एंड गवर्नर्स आल्सो। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर एंड आई होप एवरीवन फाइंड्स दिस यूजफुल। Let's begin. Okay, firstly, who am I? My name is Arsh Singh Chauhan. I've given 4 civil service mains and 2 interviews, and years मैंने लिख दिए हैं. I'm a graduate of IIT Delhi, so I'm telling this because everyone can rest assured I have the experience, I have the knowledge, I have the competence. प्लीज ट्राई एंड फॉलो दीज थिंग्स। मैं बहुत ही पॉइंटेड वे में बताऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। कंटेंट की कमी किसी के पास नहीं है आजकल। जो स्ट्रक्चर एंड डायरेक्शन है, स्ट्रैटेजी है, वो बहुत ज्यादा लैकिंग है, बट स्टिल इवन दो लाइक देयर इज नो डर्थ ऑफ कोचिंग सेंटर्स, राइट? तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग थिंकिंग पे फोकस करेंगे रादर देन फोकसिंग ऑन व्हाट टू थिंक, बेसिकली कंटेंट। हम ये भी देखेंगे कि हाउ टू थिंक, कि सोचना कैसे है, सोचना क्या है, उसके लिए लाइक भरपूर कंटेंट है, लाइक आई जस्ट सेड। ओके, लेट्स बिगिन। So the first question is on the concept of cooperative federalism. The concept has been increasingly emphasized in the recent years. First part ये आ गया, highlight the drawbacks, and second part ये है कि cooperative federalism कितना उसको shortcomings को address कर सकता है। तो सबसे पहले since see ये मैंने last lecture में बताया था, last session में बताया था, whenever the question is related to a concept, ठीक है, जैसे हम GS2 पे ही स्टिक कर रहे हैं अभी, तो यहाँ पे जब भी कोई आपका पॉलिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट है, लाइक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज अ कॉन्सेप्ट, आपका जो इंट्रोडक्शन का थिंकिंग पार्ट है ना, वो काफी आसान हो जाता है। ठीक है, आपको सीधा सीधा उसको डिफाइन करके ही स्टार्ट कर दो। एंड ऑफ कोर्स वो जैसे मैंने पिछले उसमें बताया था, यू हैव टू पुट एटलीस्ट, कोशिश करो 2 वैल्यू एडिशंस आप इंट्रोडक्शन में डाल रहे हो। तो इंट्रोडक्शन में जब हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, तो हम 2 वैल्यू एडिशंस क्या डाल सकते हैं? एक, उस डेफिनेशन का सोर्स डाल सकते हैं कि किसने बोला है, कोई थिंकर स्कॉलर हैं लाइक रिलेटिवली पॉपुलर, ज्यादा लाइक नीश स्कॉलर्स में मत जाना, वो फिर पीएसआईआर में नहीं जाना है, हमें जीएस2 में ही रहना है। ठीक है, थोड़े लाइक नोन पीपल हो गए। उसके अलावा आप कोई साथ में एग्जाम्पल डाल सकते हो, है ना? तो दैट इटसेल्फ गिव्स यू अ वेरी होलिस्टिक इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन क्या लिख सकते हैं, राइट? तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट, इंडिया का जो स्ट्रक्चर है उसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कौन बोला था? तो ये एक स्कॉलर है, ग्रैनविल ऑस्टिन। ही इज अ वेरी पॉपुलर स्कॉलर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेट्रा। तो इन्होंने स्पेसिफिकली इंडिया का जो मॉडल है उसको बोला था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो हम इसको इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कैसे? ठीक है, तो हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि इंडियन मॉडल ऑफ, मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं, इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म इज अ यूनिक सुई जेनरिस, इन्होंने बोला सुई जेनरिस मॉडल एज इन अपने आप में अनोखा मॉडल है इंडिया का, कहीं पैरेलल्स नहीं है इंडियन मॉडल के। लाइक वी हैव पिक्ड अप थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। तो जैसे हम लोगों ने यूएस से कुछ चीजें उठाई हैं वहां के फेडरलिज्म से, ठीक है, हम लोगों ने कनाडा के फेडरलिज्म से कुछ चीजें उठाई हैं, ऑस्ट्रेलिया के फेडरलिज्म से कुछ चीजें उठाई हैं, और हमने अपना सिस्टम बनाया, ठीक है, सुई जेनरिस। तो ठीक है, यूनिक, सुई जेनरिस मतलब अपने आप में अनोखा, है ना? SUIGENERIS, मॉडल ऑफ कोऑपरेटिव, ठीक है, फेडरलिज्म। एंड यहां पे आप ब्रैकेट में लिख दो ग्रैनविल ऑस्टिन, ठीक है, कोई मतलब ही इज अ नोन पर्सन, मतलब ऐसे तो दिक्कत नहीं होगा कुछ, ठीक है। हु डिफाइंड इट एज अ सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंस and interlocking with center acting as the big brother, ठीक है। तो यहां पे कीवर्ड्स आपके क्या हैं? सुई जेनरिस कीवर्ड है,
ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो ऑब्वियसली है ही, ग्रैनविल ऑस्टिन आ गया, इंटरडिपेंडेंस एंड इंटरलॉकिंग आ गया, एंड सेंटर एज द बिग ब्रदर आ गया, ठीक है। ये आपके कीवर्ड रिच इंट्रोडक्शन हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको एग्जाम्पल देना है कि कोई ऐसा फीचर जो इंडियन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बहुत अच्छे से शोकेस करता है, तो यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल कोई भी लिख सकते हो। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज लिखनी है तो आप इंटरस्टेट काउंसिल लिख सकते हो, जोनल, अगर स्टैट्यूटरी बॉडी लिखनी है जोनल काउंसिल्स लिख सकते हो, है ना। अगर आपको कोई जो थोड़ा लाइक पॉपुलर है, नीति आयोग का गवर्नेंस काउंसिल लिख सकते हो। नीति आयोग का जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें सारे जो स्टेट के मेंबर्स मिनिस्टर्स हैं कोई ना कोई बैठते हैं आके, जीएसटी काउंसिल लिख सकते हो। जस्ट चूज वन। मैं एक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारे एग्जांपल्स आपको आगे जाके बॉडी में भी लिखने हैं, है ना, तो रेपिटेशन ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ वन एग्जांपल चूज कर लो बस, इंट्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। ओके, नाउ ये हमने इंट्रोडक्शन बता दिया, इंक्रीजिंगली एम्फसाइज्ड इन रीसेंट ईयर्स, ठीक है। अब से यहाँ पे ना ये बोले ना एम्फसाइज्ड इन रीसेंट ईयर्स, तो आप रीसेंट ईयर्स का कोई एग्जांपल डाल दो, जीएसटी डाल दो बेस्ट, ठीक है। जीएसटी ऑफ कोर्स लाइक 10 साल हो गए अभी, बट स्टिल इट इज वन ऑफ द मोर रीसेंट इनिशिएटिव्स इन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। तो एग्जांपल आप जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279A, ठीक है। ओके, तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब बॉडी पे अगर आए तो बॉडी में क्या लिखेंगे हम, हाईलाइट द ड्रॉबैक्स, सीधा सीधा पूछा हुआ है, आपको ज्यादा सोचना नहीं है। ड्रॉबैक्स बताने हैं एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के, मतलब इंडिया का जो एग्जिस्टिंग फेडरल स्ट्रक्चर है उसके हमें ड्रॉबैक्स बताने हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो अब यही एक और चीज मैंने बताया था कि ट्राई एंड पिक अप द सब हेडिंग्स के वर्ड्स फ्रॉम द क्वेश्चन स्टेटमेंट इटसेल्फ, ठीक है। उससे आप भी बार बार अगर जब आप, क्योंकि वो है कि यू कांट रीड द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, राइट। आप सब हेडिंग पढ़ के उसमें पॉइंट्स लिखोगे और फिर आप सब हेडिंग को ही रेफर करोगे, मैंने क्या लिखा था व्हेन यू आर राइटिंग, उतना टाइम नहीं होता कि बार बार आप देखो क्वेश्चन। तो व्हेन यू पिक्ड अप कीवर्ड्स फ्रॉम द क्वेश्चन स्टेटमेंट इटसेल्फ, यू आर कॉन्शियस कि आप सब हेडिंग से मैच कर रहे हो, तो आप क्वेश्चन से मैच कर रहे हो अपने पॉइंट्स को, एंड सेकेंडली द एग्जामिनर गेट्स टू नो दैट यस दिस पर्सन हैज अंडरस्टूड द डिमांड, ठीक है। तो इट्स अ विन विन, ठीक है। ड्रॉबैक्स ऑफ एग्जिस्टिंग फेडरल स्ट्रक्चर पूरा भी लिख सकते हो, मैं अभी वो शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे लाइक आई टोल्ड थोड़ा सा हम लोग सोचने पे ध्यान देंगे, सोचना कैसे है, ठीक है। ट्राई एंड थिंक, हाईलाइट द ड्रॉबैक्स इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर एंड एक्सटेंड टू व्हिच कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वुड आंसर द शॉर्टकमिंग्स, ठीक है। ओके, तो अब जब आपको एग्जिस्टिंग फेडरल स्ट्रक्चर में ड्रॉबैक्स निकालने, यहाँ पे सी फेडरलिज्म मतलब होता है मेनली सेंटर स्टेट रिलेशंस का, वो होता है उसमें लाइक जो कोर है फेडरलिज्म का, राइट। तो सेंटर स्टेट रिलेशंस को जब आप सोच रहे होते हो तो उसके लिए एक बहुत ही लाइक सिंपल सा फ्रेमवर्क है ना। वो फ्रेमवर्क क्या है कि पहले आप उसको लेजिस्लेटिव डोमेन में देख लो, देन आप उसको एग्जीक्यूटिव स्लैश एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन में देख लो, एंड ऑफ कोर्स देन उसको आप फाइनेंशियल डोमेन में देख लो। अगर आप इन तीनों डोमेन को कवर करते हुए चलोगे ना, तो आपका जो फेडरलिज्म का जो भी आंसर है ना वो बहुत ही होलिस्टिक वे में कवर होगा। एंड इंडिया में लिटरली जितने भी फेडरल इश्यूज हैं, सेंटर स्टेट रिलेशंस जितने भी इश्यूज हैं, वो इन तीन सब हेडिंग में आ जाते हैं। कुछ भी सोच लो आप, कोई भी जो आपका कंकरेंट लिस्ट का क्लैश होता है वो लेजिस्लेटिव है, गवर्नर एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल फाइनेंस कमीशन के जो फंड डेवल्यूशन का इशू है वो फाइनेंशियल में आ जाता है ना। जीएसटी काउंसिल फाइनेंशियल में आ जाता है। व्हाटएवर यू कैन थिंक ऑफ इन द फेडरल इश्यूज इन तीन सब हेडिंग्स में ही आएंगे, ठीक है। तो हम इन तीन सब हेडिंग्स के हिसाब से ही ड्रॉबैक्स भी हाईलाइट करते हुए चलेंगे। तो इसमें आप ये भी चीज कर सकते हो, सिंस इट्स मतलब 12.5 मतलब 15 मार्कर की तरह देख लो इसको, 12.5 नंबर के क्वेश्चन दे डोंट कम एनी मोर, है ना। तो यहाँ पे आप इसमें एक वो डाल सकते हो, लाइक कैटेगराइजेशन डाल सकते हो लेजिस्लेटिव, कि लेजिस्लेटिव ड्रॉबैक्स क्या हैं इस टाइम पे इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर के, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या है, सबसे पहले बताओ व्हाट इज द कोर ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट रिलेशंस क्या है। 7th शेड्यूल आर्टिकल 246, रेड विद आर्टिकल 246, है ना। तो 7th शेड्यूल में अगर आप सब्जेक्ट्स देखोगे
तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, concurrent list. Union list has 100 subjects, state list has 61 and concurrent list has 52. ठीक है, तो ये जो मिसमैच है यही आपको दिखा रहा है कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके पास ज्यादा पावर्स हैं, राइट? यूनियन लिस्ट के पास ज्यादा सब्जेक्ट है तो ऑफ कोर्स जो ज्यूरिसडिक्शन है, लेजिस्लेटिव ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट इज वे वाइडर देन एनी स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक है, तो ये आपका पहला हो गया ड्रॉबैक की स्टेट लेजिस्लेचर्स हैव लेस सब्जेक्ट्स. ठीक है, आप इसको मतलब ऐसे नहीं लिखोगे पॉइंट को आप समझा के लिखोगे, मैं बस अभी बता रहा हूं कि क्या है. ठीक है, राइट. इसके बाद आप क्या लिखोगे कि ये जब हम पहुंचे हैं इस तक तो वो कैसे पहुंचे. 5 सब्जेक्ट्स वर एक्चुअली टेकन फ्रॉम द स्टेट लिस्ट एंड मूव टू द कंकरेंट लिस्ट बाय द 42nd अमेंडमेंट. ठीक है, तो आप वो लिख दो कि रिडक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर पावर्स है ना, 42nd CAA 1976. 5 सब्जेक्ट्स वर टेकन फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू द कंकरेंट लिस्ट. एग्जाम्पल, उसमें एग्जाम्पल भी लिख दो, एजुकेशन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वेट्स एंड मेजर्स, कोर्ट्स अदर देन हाई कोर्ट्स एटसेट्रा. एक और था मैं भूल रहा हूं अभी, है ना. तो दैट विल गिव यू अ गुड पॉइंट. ओके, इसके अलावा और दिक्कत क्या है लेजिस्लेटिव, बताओ. कंकरेंट लिस्ट है ना, आर्टिकल 253 क्या बोलता है, 254 सॉरी, आर्टिकल 254 क्या बोलता है कि कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट्स पे पार्लियामेंट विल हैव सुप्रीमेसी ओवर स्टेट लॉज. चाहे वो बाद में आया है स्टेट लॉ के कि पहले आया स्टेट लॉ के, ऐसे में ऑलवेज विदाउट फेलियर द स्टेट लॉ टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रवेंशन इज वॉइड. है ना, तो यहां पे आप ऑफ कोर्स मैंने बस ये वो लिखा है लाइक जो वैल्यू एडिशन है वो लिखा है. एक्चुअल पॉइंट में आप लिखोगे पार्लियामेंट लॉज, state laws are superseded by parliamentary laws on concurrent subjects. फिर हाइफन डाल के लिखोगे आर्टिकल 254. ठीक है, तो वहां पे भी एक ये ड्रॉबैक है स्टेट्स के लिए. ठीक है, उसके अलावा क्या है, लेजिस्लेटिव ड्रॉबैक और क्या है कि इवन ऑन द स्टेट लिस्ट वेयर लाइक आर्टिकल 246 क्लियरली सेज कि स्टेट लिस्ट जो पार्लियामेंट का लाइक लेजिस्लेटिव ज्यूरिसडिक्शन है वो यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट पे है, स्टेट लेजिस्लेचर्स का स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट पे है. लेकिन स्टेट लिस्ट पर भी जो स्टेट लेजिस्लेचर्स का ज्यूरिसडिक्शन है दैट इज नॉट एक्सक्लूसिव, लाइक वो एब्सोल्यूट नहीं है. कैसे, देयर आर वेज इन विच द यूनियन पार्लियामेंट कैन एक्चुअली लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट. तो वहां पे आप लिखो इवन ऑन स्टेट लिस्ट पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट. ठीक है, और ये कब हो सकता है, आर्टिकल 249. इसमें राज्यसभा बाय स्पेशल मेजॉरिटी इन नेशनल इंटरेस्ट या पब्लिक इंटरेस्ट. एक बार चेक कर लेना नेशनल इंटरेस्ट है या पब्लिक इंटरेस्ट है, जो एक्चुअल रीजन लिखा हुआ है. ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 250 विच इज नेशनल इमरजेंसी. उसमें अगेन पार्लियामेंट के पास पूरे 7th शेड्यूल के ऊपर लेजिस्लेटिव पावर्स आ जाते हैं. ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल जब होता है, प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे क्या होता है, जो पार्लियामेंट है वो जो यूनियन गवर्नमेंट है दैट कैन एक्चुअली गिव द पार्लियामेंट पावर्स टू लेजिस्लेट फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट. है ना, दैट्स इट आई थिंक. उसके बाद आर्टिकल 253 सेज कि अच्छा एक चीज मतलब ये ना याद रख लेना कि ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं ना ये आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे इफ यू रिमेंबर द आर्टिकल्स फॉर दीज रिलेशंस. फॉर एग्जांपल सेंटर स्टेट, ये दिख रहा है तो अच्छा नहीं दिख रहा है, वाइट ले लो. सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस के लिए है ना, जो आर्टिकल्स हैं वो हैं आर्टिकल 245 जहां से पार्ट 11 स्टार्ट होता है वहां से लेकर आर्टिकल
254 ठीक है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 253 क्या बोलता है कि whenever the parliament has to legislate on international treaties, then उसके लिए कोई सब्जेक्ट का वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इट कैन लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट। ठीक है, हम यहाँ पे अब सी सब हेडिंग क्या है, ड्रॉबैक्स ऑफ इंडिया करंट फेडरल स्ट्रक्चर। तो जब भी आप ये पॉइंट लिख रहे हो ना, उसको कॉन्टेक्चुअलाइज वैसे करना कि इट्स अ ड्रॉबैक, है ना। तो हम यहाँ पे बेसिकली ड्रॉबैक्स में ये लिख रहे हैं, स्टेट्स के जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं दे आर नॉट एक्सक्लूसिव, दैट्स द मेन ड्रॉबैक। हम उसके अलग अलग तरीके बता रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पॉइंट लिख कैसे रहे हो आप, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे स्टेट्स लेजिस्लेटिव पावर्स आर लेस देन यूनियन, यहाँ पे आप लिखोगे रिडक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव पावर्स इवन आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑपरेशनलाइज्ड इन 1950, यहाँ पे आप लिखोगे इवन ऑन द कंकरेंट लिस्ट द स्टेट लेजिस्लेचर्स डोंट हैव एक्सक्लूसिव पावर्स, इवन ऑन द कंकरेंट लिस्ट स्टेट्स डू नॉट हैव एक्सक्लूसिव पावर्स, इवन ऑन नहीं मतलब वो फिर थोड़ा सेंस उसका डिफरेंट बनेगा स्टेटमेंट का। फिर यहाँ पे लिखोगे इवन ऑन स्टेट लिस्ट पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट, ये तीन कंडीशंस लिख देना। फिर ऑफ कोर्स इंटरनेशनल ट्रीटीज में क्या होता है कि कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, तो ये भी आर्टिकल 253 में लिख देना। तो ये करंट ड्रॉबैक्स हैं इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर के लेजिस्लेटिव डोमेन में, ठीक है। आई थिंक 5 पॉइंट मोर देन एनफ, इतने भी शायद लिख नहीं पाओगे, बहुत ज्यादा हो गए, बट ठीक है, वी आर लाइक डिस्कसिंग तो चलता है इतना। नेक्स्ट वी कम टू द एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन, एंड दिस इज एक्चुअली द मोस्ट वो लाइक क्या बोलते हैं कंटेंशियस कंट्रोवर्शियल। सबसे ज्यादा एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन के आपके लाइक इश्यूज आते हैं। कैसे? सबसे बड़ा नहीं, उससे भी बड़ा, गवर्नर से भी बड़ा, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। मिसयूज लिखना है इसका, प्रेसिडेंट रूल का मिसयूज। एग्जाम्पल वो लिख लो, दो एग्जाम्पल हैं सबसे बेस्ट। व्हेन इंदिरा गांधी केम टू पावर इन सबसे पहले व्हेन मोरारजी देसाई गवर्नमेंट केम आफ्टर राइट आफ्टर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट इन 1977 इलेक्शंस के बाद, व्हेन इंदिरा गांधी लॉस्ट, उन्होंने आर्टिकल 356 यूज करके 8 to 9 कांग्रेस की स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस कर दिया था। क्यों? जस्ट बिकॉज उनका लॉजिक था कि कांग्रेस लॉस्ट एट द नेशनल लेवल, हेंस इट डजंट डिजर्व टू बी एट द स्टेट लेवल, जो भी है था वियर्ड लॉजिक, बट ठीक है, दैट्स व्हाट हैपेंड। देन इंदिरा गांधी केम इन 1980 अगेन, है ना। 1977 से 79 मोरारजी देसाई थे, फिर 79 से 80 चौधरी चरण सिंह थे, उसके बाद 80 में फिर इंदिरा गांधी केम बैक। 80 में जब इंदिरा गांधी केम बैक, तब उन्होंने 8 to 9 नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स को आर्टिकल 356 में डिसमिस कर दिया। तो इट वाज लाइक अ टिट फॉर टैट चल रहा है बेसिकली, इट्स लाइक अ वो क्लैश, लाइक अ पर्सनालिटी क्लैश। तो यहां पे आप लिख दो एग्जांपल, मोरारजी देसाई dismissed 8 to 9 कांग्रेस स्टेट गवर्नमेंट्स 1977, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका गवर्नर। ऑब्वियसली गवर्नर कैसे, इसमें सिंपल है, आप अपना दिमाग मत लगाओ। वो कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ले लो, अभी वही ले लो ना, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, है ना, 2025। क्या है ये? ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, ये मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि आपको ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना, आप सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट बोल दो उन्होंने। तो ऐसे लिखना, क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नर फॉर नॉट फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, एग्जांपल एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट इन स्टेट वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु क्रिटिसाइज गवर्नर्स फॉर सिटिंग ऑन बिल्स। बस उतना, मतलब बहुत लंबा हो जाएगा वरना पॉइंट, है ना, इतना कर देना बस। तीसरा क्या है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जो सीएपीएफ होती हैं, उनका कई बार डिप्लॉयमेंट इन द स्टेट्स इज बिकम्स अ कंटेंशियस इशू बिकॉज पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस बोथ आर स्टेट सब्जेक्ट्स।
है ना। तो स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट को वो जुरिस्डिक्शन नहीं देना यूनियन को, बट कई बार जरूरत पड़ जाती है। एग्जाम्पल कैलकाटा हाई कोर्ट। यार मतलब यहाँ पे आपको नेगेटिव लिखना है तो यहाँ पे ये मतलब एक पॉजिटिव जस्टिफिकेशन है, तो यहाँ पे मत लिखो ये, बट मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल a few years ago there was very severe post poll violence in West Bengal, तो कैलकाटा हाई कोर्ट एक्चुअली ऑर्डर्ड कि पहली बात तो केस को सीबीआई को दो, सीबीआई इज अ सेंट्रल एजेंसी नॉट अ स्टेट एजेंसी एनीमोर, एंड इट ऑर्डर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट टू पुट सीएपीएफ देयर, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट से वो नहीं मैनेज हो पा रहा था, है ना, प्रॉब्लम, तो ऑब्वियसली ठीक है। तो सीएपीएफ नेक्स्ट ऑल इंडिया सर्विसेज हैं आपकी, ठीक है, आईएएस आईएफएस आईपीएस, ये सब जो है दे आर अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड बाय द सेंटर बट दे वर्क विद द स्टेट ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। तो वही है कि वहां पे मतलब द स्टेट्स डोंट हैव कंट्रोल ओवर देयर पेमेंट लाइक पे पैकेज और लाइक देयर रिमूवल, उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी स्टेट जो है वो कम एनफोर्स कर पाता है यूनियन की गवर्नमेंट के कंपैरिजन में, हेंस वो एक कंटेंशियस इशू है थोड़ा सा, ठीक है। ओके, और एग्जीक्यूटिव में और क्या लिखेंगे? ये ना एक लाइक आर्टिकल प्रोविजंस हैं, आर्टिकल 256 कॉमा आर्टिकल 257 में, इनमें क्या लिखा है? द एग्जीक्यूटिव, ये बेसिकली लिमिटेशंस हैं ऑन स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर, तो आप ये लिख दो यहाँ पे लिमिटेशंस ऑन स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर हाइफन डाल के डायरेक्शंस अंडर आर्टिकल 256 एंड 257, ठीक है। 256 क्या बोलता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट शुड बी एक्सरसाइज्ड इन अ मैनर so that it follows parliamentary laws, मतलब parliamentary laws मतलब union laws, ठीक है, and for this purpose the union government can actually give directions to the state government, ठीक है, इसलिए मैंने directions लिखा था, ठीक है, directions to the state government, ठीक है, ये आपका आर्टिकल 256 है। तो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट का जो एग्जीक्यूटिव पावर है दैट शुड बी एज पर यूनियन पार्लियामेंट्री लॉज। उसके अलावा 257 में क्या है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट shall be exercised in a manner so that it is not prejudicing the union government's executive power, ठीक है। तो बेसिकली द स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर इज सबजर्विएंट टू यूनियन लॉज एंड टू द यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर, एंड आर्टिकल 257 में ये भी लिखा है कि एंड फॉर दिस पर्पस द स्टेट यूनियन गवर्नमेंट कैन एक्चुअली गिव डायरेक्शंस टू द स्टेट गवर्नमेंट आल्सो। तो ये डायरेक्शंस वाला चीज प्रॉब्लमेटिक क्यों बनता है, ये हो गया। इसके अलावा अगर आप आर्टिकल वो देखोगे 365, आर्टिकल 365 क्या कहता है बता देता हूं, बहुत लंबा है। इफ द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट फॉलोइंग डायरेक्शंस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट देन इट कैन बी अज्यूम्ड दैट द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कि बेसिकली अगर स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट की डायरेक्शंस नहीं सुन रहा है देन आप ये अज्यूम कर सकते हो कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से नहीं चल सकती। एंड आर्टिकल 356 क्या बोलता है? प्रेसिडेंट रूल, एंड ये प्रोक्लेमेशन कब होता है? व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो बेसिकली यहां डायरेक्शंस दिए यूनियन गवर्नमेंट ने, लेट से स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं फॉलो किए, तो उसके बाद आर्टिकल 365 आया। 365 ने बोला कि ओके दिस गवर्नमेंट कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन 356 आया कि ओके प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं। इट इज अ बिट ऑफ अ स्ट्रेच ऑफ एन इमेजिनेशन एंड लीगल, लाइक बहुत सारे लीगल स्टेप्स एक साथ मैंने बोल दिए, इतना होता नहीं है बट इट कैन बी टेकन दैट वे, ठीक है। अगर किसी को करना है, समवन इज हेल बेंट ऑन डिसमिसिंग अ स्टेट गवर्नमेंट, इट कैन बी डन, ठीक है। ओके, तो बेसिकली दिस एक्ट्स एज अ, दीज आर्टिकल्स एक्ट एज रिस्ट्रिक्शंस ऑन स्टेट गवर्नमेंट्स एग्जीक्यूटिव पावर्स, ठीक है। तो आई थिंक एग्जीक्यूटिव के 5 पॉइंट्स बहुत हैं। नेक्स्ट वी सी फाइनेंशियल मतलब ड्रॉबैक्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम इन द फाइनेंशियल डोमेन, ठीक है। क्वेश्चन याद रखना क्या कर रहे थे हम। सबसे पहले क्या है कि टैक्सेशन पावर्स बहुत डिफरेंस है, ठीक है। टैक्सेशन पावर्स जो मेन सारे अच्छे अच्छे ल्यूक्रेटिव टैक्सेस हैं जिनसे रेवेन्यू बड़ा आता है, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स मेनली, ठीक है, ऑल ऑफ दैट वो सारा स्टेट, वो सारा यूनियन गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव डोमेन में, पार्लियामेंट के डोमेन में। बेसिकली द गवर्नमेंट कैन
यूज टैक्सेस टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू, बट कॉर्पोरेट एंड इनकम टैक्स जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में है। स्टेट गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में आते हैं छोटे छोटे टैक्सेस। फॉर एग्जांपल प्रोफेशन टैक्स। प्रोफेशन टैक्स पे कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट लिखी हुई है 2,500 रुपए पर साल पर पर्सन। इट्स प्यूनी, ठीक है। उसके अलावा हाँ मतलब ये ठीक है। उसके बाद रिसोर्स मिसमैच। कैसे? 60% of execution of government schemes, policies, laws, be it of the union or the state government, is done by the states. कैसे? ऑन ग्राउंड जो मैन पावर है, जो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, वो किसके हैं? ब्यूरोक्रेसी के। वो स्टेट ब्यूरोक्रेसी के हैं। पुलिस स्टेट ब्यूरोक्रेसी की है ना। इवन जो आपके एसडीएम डीएम होते हैं उनमें आईएएस ऑफिसर्स आते हैं, यस, बट आईएएस ऑफिसर्स का जो सारा ब्यूरोक्रेसी होता है वो स्टेट ब्यूरोक्रेसी के साथ ही काम करते हैं, है ना। तो एक्चुअल जो इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं वो स्टेट ब्यूरोक्रेसी है, लेकिन रेवेन्यू जो है वो 40% शेयर जाता है स्टेट्स के पास। करंटली अगर आप मतलब फाइनेंस कमीशन का देखोगे 41% बोला ना, तो रफली 40% जो है टोटल रेवेन्यू जो है सेंट्रल डिविजिबल पूल का वो स्टेट के पास जा रहा है। तो ये मिसमैच है बहुत बड़ा, ठीक है, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की ज्यादा है पर पैसे स्टेट के पास कम है। इस वजह से पहली बात फाइनेंस कमीशन का रिक्वायरमेंट आता है ना। ओके, उसके बाद फाइनेंस कमीशन पे आ जाओ। फाइनेंस कमीशन जब भी लिख रहे हो आर्टिकल 280 लिखना ही है ब्रैकेट में फिक्स्ड करके, ठीक है। फाइनेंस कमीशन के यहां पे कोई स्टेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, नो स्टेट representation for either appointment or for deciding the terms of reference TORs, ठीक है। किसी में भी स्टेट्स का कोई काम है ही नहीं। फाइनेंस कमीशन जब बन जाता है देन दे गो टू द वेरियस विजिट्स, फील्ड विजिट टू ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स, उनसे बात करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो अपॉइंटमेंट और टर्म्स ऑफ रेफरेंस जब डिसाइड हो रहा होता है कि फाइनेंस कमीशन का काम क्या होने वाला है, उसमें देयर इज नो स्टेट रिप्रेजेंटेशन एट ऑल, ठीक है। तो ये लिखो, लैक ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन फाइनेंशियल डोमेन। कैसे? नीति का जो गवर्निंग काउंसिल है, नहीं यार ये पॉइंट रहने दो आई थिंक, क्योंकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अगर आप देखोगे तो इट इज, जीएसटी काउंसिल को भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक एग्जांपल बोलते हैं, ठीक है। तो वी कैन से देयर इज नॉट अ लैक ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, देयर इज लेस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म परहैप्स। बढ़ाया जा सकता है तो हम उसको वे फॉरवर्ड में लिख देंगे, है ना। अभी और क्या पॉइंट है फाइनेंसेस में? यस, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, बेसिकली टाइड फंड्स, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, स्टेट्स बिकम इंप्लीमेंटेशन एजेंसीज ऑफ सेंट्रल स्कीम्स, कि जो स्टेट के पास है कुछ चॉइस नहीं है एंड उनको पैसे भी देने हैं 40%। नॉर्मल स्टेट में 60-40 शेयर होता है ना। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में सेंटर इज गिविंग 60% ऑफ द मनी एंड द स्टेट्स आर गिविंग 40% ऑफ द मनी। तो ऐसे में स्टेट्स बिकम इंप्लीमेंटेशन एजेंसीज ऑफ सेंट्रल स्कीम्स। एंड उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है, सेस प्लस सरचार्ज पे डिपेंडेंस बढ़ रहा है। तो सेस एंड सरचार्ज का टोटल शेयर इंक्रीज फ्रॉम रफली 10% टू 18 to 20%. This was I think FY12 या 13 था and this is FY21, ठीक है, ऑफ द ग्रोस टैक्स रेवेन्यू। तो ऐसे में सेस एंड सरचार्ज वी नो दैट इट इज नॉट पार्ट ऑफ द डिविजिबल पूल, ठीक है। तो जो फाइनेंस कमीशन का डिविजिबल पूल है वो जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि सेंटर जो है वो सेस एंड सरचार्ज पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। So that is a problem for the states and that's why also states were actually demanding 50% of devolution from the 16th finance commission, जो नहीं सुना, 41 पे ही रखा है, ठीक है। तो ये आपके हो गए ड्रॉबैक्स। अब ऑब्वियसली हमने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, इतने पॉइंट्स आप नहीं लिख पाओगे, बट दिस इज लाइक अ सुपर सेट, है ना। इसमें से आप चूज करके लिखोगे जितना आपको याद रहेगा। ओके, एक्सटेंट टू विच कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वुड आंसर द शॉर्टकमिंग्स। ठीक है, तो अब यही लिख लो,
कोऑपरेटिव फेडरलिज्म टू आंसर इश्यूज। ठीक है, इसमें भी आप आसान रहेगा, डिवाइड करके चलो। लेजिस्लेटिव में अगर हम सबसे पहले जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स का इशू है 6100, उसका कुछ कर नहीं सकते हो, तो उसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नॉट रियली गोना हेल्प। मेन चीज जहां आपके कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हेल्प करेगा दैट इज इन द कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे आप अब वो ये कि ये सीधा सीधा ना बेसिकली आपको वही बताना है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कितना हेल्प करेगा। इसमें आप पॉजिटिव तो लिख दोगे कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या क्या करवा देगा, बट उसके अलावा आपको कुछ कुछ वो भी लिखना पड़ेगा कि बट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हर चीज ठीक नहीं कर सकता है। देयर आर सम थिंग्स दैट कैन नॉट बी टेकन केयर ऑफ जस्ट बाय कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, उसके ऊपर से भी चीजें चाहिए, वो इसके बाद लिखेंगे। ठीक है, बट यहां पे जब आप लिख रहे हो लेजिस्लेटिव डोमेन में हाउ विल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हेल्प, तो आप ये कर दो कि इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 टू कंसल्ट states for concurrent list laws, and this was actually a recommendation of पुंछी कमीशन। ठीक है, तो यहां पे आपको जो कंकरेंट लिस्ट वाला जो प्रॉब्लम है कि स्टेट पार्लियामेंट जो है वो कंकरेंट लिस्ट पे लेजिस्लेट कर रहा है एंड इट इज सुपरसीडिंग स्टेट लॉज, वो चीज यहां से रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और क्या था लेजिस्लेटिव डोमेन का प्रॉब्लम, जो पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर पाता है ऑन स्टेट लिस्ट, जैसे राज्यसभा का आर्टिकल 249 हो गया, इमरजेंसी का 250 हो गया, 356 फॉर प्रेसिडेंट रूल हो गया, उसमें तो आई थिंक कुछ स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है जहां पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से हेल्प हो सकती है। हाँ, ये चीज बोलता वो फिर गवर्नर का रोल है, वो गवर्नर का हम एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव में देखेंगे। इसमें और क्या था नेगेटिव्स में, इंटरनेशनल ट्रीटीज का भी सिमिलर लिख सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रीटीज के लिए भी आप इंटरस्टेट काउंसिल को यूज कर सकते हो टू कंसल्ट स्टेट्स, एक्चुअली इन्वॉल्व करने के लिए, मतलब है ना, उसका एक अलग पॉइंट लिख देंगे सो दैट देयर इज प्रॉपर फोकस ऑन दिस। एंड यहाँ पे वो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो बस कि इन दोनों प्रोविजंस का मिसयूज ना हो, है ना, क्योंकि अगर आप मिसयूज पे आ गए देन इट इज प्रॉब्लमैटिक। तो आई थिंक 3 पॉइंट हो गए, बहुत है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड हो गया कंसल्ट स्टेट्स इन इंटरनेशनल ट्रीटीज, ये करा भी है इंडिया ने। फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट वाज एक्चुअली टेकन इनटू कॉन्फिडेंस फॉर द तीस्ता रिवर वाटर ट्रीटी एंड हेंस द ट्रीटी कुड नॉट बी साइंड, बट दैट्स व्हाट हैपेंड, है ना। उसके बाद आप वो लिख दो, क्या बोला था मैंने, और नो मिसयूज ऑफ आर्टिकल 250 नहीं 352 356, है ना। 352 इज नेशनल इमरजेंसी, 356 इज प्रेसिडेंट रूल। अब एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या लिखोगे, सबसे पहले गवर्नर का ही लिख दो। इनको गवर्नर इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इनफैक्ट सरकारिया कमीशन एक्चुअली टर्म्ड द गवर्नर्स पोस्ट एज लिंचपिन ऑफ इंडियन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बिकॉज वो अपॉइंट होते हैं सेंटर के द्वारा बट दे आर द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट, है ना। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कैसे हो सकता है, गवर्नर के अपॉइंटमेंट में आप स्टेट के सीएम को ले लो। ठीक है, ये अगेन सरकारिया पुंछी दोनों ने बोला था। ठीक है, दोनों लिख दिए मैंने। उसके अलावा जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, उनका ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, बस इतना लिख सकते हैं कि सीएपीएफ का स्पेसिफिकली कोई ऑब्जेक्टिव वो लिया हो, लाइक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया कि कब ला सकते हो, है ना। एंड द स्टेट शुड बी टेकन इन कॉन्फिडेंस ऑलवेज, बिकॉज अगेन लाइक वी नो स्टेट जो पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस है वो स्टेट सब्जेक्ट है, hence the states deserve to know when the central armed police forces are coming into their territory.
ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस का तो कुछ वो है नहीं, मतलब द सर्विस इज प्रोफेशनल इनफ, प्रॉब्लम भी कम ही होती हैं तो उसको रहने देते हैं। स्पेसिफिकली इट्स नॉट दैट बिग ऑफ एन इशू, इट इज एन इशू बट नॉट दैट बिग ऑफ एन इशू, मतलब ऐसा है। ठीक है, गवर्नर हो गया, 356 का मिस यूज अभी वो हमने लिख दिया लेजिस्लेटिव में ऑलरेडी, तो रिपीट नहीं करेंगे। हाँ, ये 256 एंड 257 इसका क्या करना है? आर्टिकल 256 एंड आर्टिकल 257 को लेके देयर नीड्स टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, है ना, विच विल एक्चुअली इंश्योर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बेसिकली वही कि जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उनको वायलेट नहीं करना है व्हेनेवर दीस प्रोविजंस आर बीइंग एनफोर्स्ड, क्योंकि वो ये कि देयर इज स्कोप फॉर मिसयूज, तो क्यों मिसयूज कर रहे हैं, मतलब मत करो ना, वैसा भी तो हो सकता है ना। देन कमिंग टू फाइनेंशियल, फाइनेंशियल में सबसे पहले तो वही है कि फाइनेंस कमीशन के अपॉइंटमेंट में स्टेट्स को ले सकते हैं, है ना। वो कैसे हो सकता है कि जीएसटी काउंसिल के साथ कुछ कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बना दो, है ना। ये एक्चुअली एक रिकमेंडेशन भी है, ठीक है, बट वही कि फाइनेंस कमीशन का अगर जीएसटी काउंसिल के साथ कुछ कर दिया, क्योंकि जीएसटी काउंसिल हैज रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल द स्टेट्स, कोई एक सिंगल मिनिस्टर आता है हर स्टेट का, ठीक है, एंड इट इज हेडेड बाय द चेयर वो फाइनेंस मिनिस्टर, राइट। तो फाइनेंस कमीशन का अपॉइंटमेंट या फिर जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस डिसाइड हो रहे हैं उसमें कोई ना कोई अगर जीएसटी काउंसिल के मैकेनिज्म हम ला सकते हैं, इट विल बी अ गुड स्टेप फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। उसके अलावा क्या करना है कि जो जीएसटी रेजीम है उसमें जो जीएसटी काउंसिल है उसके जो मीटिंग्स हैं वो रेगुलराइज हो जाएं, ठीक है, प्लस they must be used to resolve issues like जीएसटी कॉम्पनसेशन, है ना, बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी जीएसटी कॉम्पनसेशन में। उसके अलावा सेस सरचार्ज एंड इसके लिए कोई ऑब्जेक्टिव कैप चाहिए अंडर आर्टिकल 270, आर्टिकल 270 एंड 271 एक्चुअली मेंशन सेस एंड सरचार्ज ना, तो इसलिए कोई लिमिट चाहिए। एंड ऑफ कोर्स जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं वो रैशनलाइज करो, ये रिकमेंडेशन था 15th फाइनेंस कमीशन का। यार पार्डन माय हैंडराइटिंग बट आई एम होपिंग इट्स अंडरस्टैंडेबल, ओके, वुडंट कॉल इट अ पाब्लो पिकासोस आर्ट पीस बट वर्क्स आई थिंक, ठीक है। तो ये हमने अलग अलग स्टेप्स देख लिए कि लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल डोमेन में क्या क्या कर सकता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। उसके अलावा देयर नीड्स टू बी ऑफ लाइक मोर स्टेप्स, एंड मोर स्टेप्स में क्या आएगा, ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अलावा इसमें आप बेसिकली वही लिखोगे, बट अलोंग विद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म फॉलोइंग थिंग्स आर आल्सो नीडेड। अब वो ये कि हम आंसर में ना वर्ड लिमिट बहुत लंबा जा रहा है तो एवरीथिंग विल बी वेरी ब्रीफ, ठीक है, ध्यान रखना, बट मैं बस इसलिए बता रहा हूं हाउ टू थिंक जैसे वाला बात है ना, तो वी आर गोइंग टू फॉलो दैट। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ही आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में इट नीड्स टू बी मेड श्योर कि सारे अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दे आर नॉट लाइक मैलिफाइड इंटेंशन के साथ उनको ब्रेक ना करें, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे थोड़े एथिकल वैल्यूज डाल दो आप, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन होता है, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन बेसिकली कुछ भी स्टेप लिया जा रहा है, इट नीड्स टू बी मेड श्योर दैट द पीपल आर टेकन इनटू ट्रस्ट बाय ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। गवर्नेंस का पार्ट है ये भी, सिर्फ एथिक्स नहीं है, गवर्नेंस भी इंपॉर्टेंट है ना, ओके। पब्लिक ट्रस्ट प्लस डीपीएसपीज गोल ऑफ सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, है ना, ये आर्टिकल 38 लिख दो यहाँ पे, बस आई थिंक बहुत है। देन यू कम टू द कंक्लूजन, कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे, तो ये हमने जो स्टेप्स लिखे हैं ना ये ऑलरेडी वे फॉरवर्ड हो गया, मेजर्स ही लिख रहे हो ना, थिंग्स हाउ टू इंप्रूव, तो वे फॉरवर्ड हो गया। कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे, अब इसमें आप कीवर्ड्स बता रहा हूं बस,
तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ग्रैनवेल ऑस्टिन का तो लिख दिया था हमने, है ना। हाँ, तो वो चीज डाल दो। अब एक और स्कॉलर ने उन्होंने बोला था कि इन प्रैक्टिस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बिकम्स बार्गेनिंग फेडरलिज्म, वेयर या तो स्टेट गवर्नमेंट जो है बार्गेन कर रही है पावर बढ़ाने के लिए, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बार्गेन कर रही है अपनी पावर बढ़ाने के लिए। तो वो एक लाइक इट्स लाइक अ बैक एंड फोर्थ, है ना। तो कंक्लूजन में हमें ये लिखेंगे कि these steps will prevent degeneration of cooperative federalism to bargaining federalism, leading to upholding of, ये लिख देते हैं ना, ठीक है, लीडिंग टू अपहोल्डिंग ऑफ, वापस फेडरलिज्म लिखना है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, हेंस अपहोल्डिंग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ब्रैकेट में लिखना SR बोमई 1994, ठीक है। आई थिंक काफी पढ़ लिया। ओके, क्वेश्चन 2 क्या है, while national political parties favor centralization, regional political parties favor state autonomy, comment, ठीक है। अब कमेंट में वही है कि आपको दोनों साइड के व्यूज बताने ऑब्वियसली, ठीक है। ओके, तो अब इसमें आप यार ऐसे में ना जो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें मेरे को भी थोड़ा एक डाउट आता है, तो आई वुड लाइक यू टू थिंक ऑन दैट कि जो मेरा डाउट है वो कितना वैलिड है, ठीक है। आई होप इट विल हेल्प यू गेट मेक थिंग्स क्लियर अ लिटिल मोर इन योर माइंड आल्सो। तो इसमें आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या करोगे, तो कॉन्सेप्ट जो आपका है वो अभी भी फेडरलिज्म ही है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम कीवर्ड्स देखें इस आंसर में, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अभी भी फेडरलिज्म ही है। और क्यों, क्योंकि ये सेंट्रलाइजेशन और स्टेट ऑटोनॉमी की जो बात हो रही है, ये फेडरल टेंशंस की तो बात हो रही है ना। सेंट्रलाइजेशन मतलब सेंट्रलाइजेशन ऑफ फेडरल पावर्स, स्टेट ऑटोनॉमी मतलब वही स्टेट के पास पावर्स अपने पास, है ना। तो फेडरलिज्म है। उसके अलावा फेडरलिज्म के अलावा और क्या है, इंडिया का पार्टी सिस्टम, ठीक है। ये दोनों मेन चीज हैं इस क्वेश्चन में। पार्टी सिस्टम का मतलब बेसिकली वही होता है कि किसी भी टाइम पे नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज विद सिस्टेमिक सिग्निफिकेंस टू इंडियन पॉलिटिक्स। इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, ठीक है। राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस हमारी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अभी भी इंडिया में रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज आर मोर देन अबाउट लाइक 1000 के आसपास हैं रजिस्टर्ड। रिकॉग्नाइज्ड बट अनरजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज अगर आप देखोगे तो वो पता नहीं, आई डोंट नो 5-6,000 तक चली जाएंगी शायद, परहैप्स मोर देन दैट आल्सो। बट जो रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो दे आर क्लोज टू 1000, ठीक है। उनमें अब आपको वो देखना है कि सिस्टेमिक सिग्निफिकेंस कितनों का है, तब हम डिसाइड करेंगे पार्टी सिस्टम क्या है। पार्टी सिस्टम का बेसिकली वो क्या होता है, लाइक टाइप्स क्या होते हैं। पार्टी सिस्टम कुड बी सिंगल पार्टी डोमिनेंट, इंडिया में, इंडिया के हिसाब से बता रहा हूं, है ना, कि ये सब रह चुका है पहले। फिर मल्टी पार्टी कोalition, और ये रेलेवेंट क्यों है, जब भी सिंगल पार्टी डोमिनेंट होती है तो जनरली नेशनल पार्टी होती है, देन इट लीड्स टू सेंट्रलाइजेशन। जब भी मल्टी पार्टी कोalition होता है तो कोaliशन में नेचुरली रीजनल पार्टीज ज्यादा होती हैं, इट लीड्स टू स्टेट ऑटोनॉमी। और इसका एग्जांपल है बहुत सारे, ठीक है, अभी देखते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, तो इसमें आप कॉन्सेप्ट आपके यही दोनों तो आप इंट्रोड्यूस इन्हीं से कर दो, ठीक है। बेसिकली आपको इंडिया का जो पार्टी सिस्टम है उसके जो सिंक है या फिर उसका जो इंटरफेस है फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट के साथ या सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के साथ, वो देखना है, ठीक है। ओके, अब एक PSIR का इंट्रोडक्शन तो याद आ रहा है मेरे को, बट वो ठीक है, रहने देते हैं। आप एग्जांपल्स, हिस्टोरिकल एग्जांपल्स लेके ही चल लो, कि ऐसे लिख लो कि dynamism of Indian party system has seen centralization
ड्यूरिंग वन भी नहीं दिख रहा, ड्यूरिंग वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम, एग्जाम्पल कांग्रेस सिस्टम। कांग्रेस सिस्टम क्या है? इट इज अ कीवर्ड जो एक पॉलिटिकल थिंकर है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट थिंकर है, उन्होंने दिया था फॉर इंडियाज पॉलिटिकल सिस्टम फ्रॉम इंडिपेंडेंस 47, तब से जब से फर्स्ट कांग्रेस सरकार गिरी नहीं थी 77, है ना, तो वो जो टाइम था पूरा उसमें कांग्रेस वाज हेविली डोमिनेंट ऑन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। नेशनल पूरे टाइम ऑलमोस्ट पूरे टाइम ही कांग्रेस रही है, राइट। 77 में फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी सेंटर में, एंड स्टेट्स में मैक्सिमम टाइम मोस्ट ऑफ द स्टेट्स फॉर कांग्रेस, ऑब्वियसली लाइक नॉट ऑलवेज। उसके अलावा जैसे आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट बनी है, वेस्ट बंगाल में काफी लंबी थी, केरला में बनी थी, है ना, वो कुछ कुछ पार्टीज थी, रीजनल पार्टीज भी थी। डीएमके हैड स्टार्टेड कमिंग अप आई थिंक 60s के एंड में, है ना, तमिलनाडु में, तो दे वर देयर, यस, बट जो डोमिनेंट सिस्टम था वो कांग्रेस सिस्टम ही था, तो इट वाज अ वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम, ठीक है। Centralization during one party dominant system and state autonomy during multi party coalitions, ठीक है। इसमें फिर एग्जांपल डाल दो, एग्जांपल 1989 से लेकर 2004 तक ले लो, है ना। 89 में राजीव गांधी गवर्नमेंट फेल, तो उसके बाद से 2004 तक बिल्कुल ही कोalition गवर्नमेंट्स ही रही हैं। 2004 में भी यूपीए 1 जो आई थी वो कोalition ही थी, लेकिन उसमें यूपीए 1 का जो वो था लाइक स्टेक था वो काफी ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है, इसलिए मतलब कांग्रेस का स्टेक काफी ज्यादा बढ़ गया था, तो इसलिए आई एम टेलिंग अबाउट जो प्रॉपर कोalition गवर्नमेंट थी जिनमें कोई एक सिंगल पार्टी उतनी ज्यादा डोमिनेंट नहीं थी, ठीक है। 89 में वी सॉ हाँ वीपी सिंह गवर्नमेंट, एंड उसके अलावा चंद्रशेखर गवर्नमेंट, देन वी सॉ पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट वाज अ कांग्रेस गवर्नमेंट, यस, बट इट वाज अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट। माइनॉरिटी गवर्नमेंट मतलब दे डिड नॉट हैव द नंबर्स, उनको बस एक आउटसाइड पार्टीज का सपोर्ट था, वो भी फॉर्मल कोalition के फॉर्म में नहीं था, है ना। एनीवे उस डिटेल में अभी नहीं जा रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस दे दिया क्वेश्चन स्टेटमेंट का विद एग्जांपल्स, कांग्रेस एंड ये वाला कोalition एरा, ठीक है। तो आई वुड से इट्स अ फेयरली गुड इंट्रोडक्शन। नाउ मूविंग ऑन रीजनल, अब ये हमें जस्टिफाई करना है, ये जो स्टेटमेंट है, तो हम क्या लिखेंगे बॉडी में, रीजंस why national parties favor centralization। तो वो ये इसमें लाइक बहुत कुछ अलग से आपके रीजंस निकलेंगे नहीं, आप वैसे सोचोगे तो यही रीजंस निकलेंगे मेनली। पॉलिटिकल पार्टी लीडरशिप की विजिबिलिटी, है ना, विजिबिलिटी प्लस लेगेसी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आपका सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है देन ओनली यू विल बी नोन, और ये सेम चीज देखी गई थी पंडित नेहरू के टाइम पे, इंदिरा गांधी के टाइम पे, एंड नाउ प्राइम मिनिस्टर मोदी के टाइम पे भी, यस, ओके। देन एक वैसे कह लो कि अगर आपकी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है ना, तो जनरली सिंस दे आर प्रेजेंट इन मल्टीपल स्टेट्स, दे आर मोर अवेयर ऑफ द नेशनल विजन, दे आर मोर इन सिंक विद द नेशनल विजन ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो वो भी एक रीजन है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ national vision. This requires centralization because through unified policies, ठीक है। एग्जाम्पल, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन टैक्स जीएसटी, ठीक है, वन नेशन वन एग्री मार्केट इनाम, ठीक है। तो यू गेट द आइडिया, है ना। वन नेशन वन इलेक्शन प्रपोजल है, अभी आ रहा है, शायद आ जाएगा जल्दी, है ना। माय आइडिया इज
कि अगर नेशनल पार्टीज होती है ना, उनका जो नेशनल विजन का इंप्लीमेंटेशन होता है, दैट जनरली रिक्वायर्स सच प्रोविजंस कि आपका सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी हो पूरे कंट्री के लिए एक, ठीक है। अदरवाइज वो ये कि फेडरल टेंशन की वजह से मल्टीप्लिसिटी ऑफ पॉलिसीज के चक्कर में कई दिक्कतें होती हैं। जैसे इंडिया का बहुत ही फ्रैगमेंटेड मार्केट था पहले, जीएसटी के चक्कर में एटलीस्ट थोड़ा यूनिफिकेशन आ रहा है। ऑफ कोर्स यूनिफिकेशन वुड बी अ रॉन्ग वर्ड, इट विल बी टू मच ऑफ अ स्ट्रेच। हार्मोनाइजेशन आ रहा है एटलीस्ट, है ना। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, it will ensure learning from examples, pan-Indian examples, ठीक है, on pros and cons of policies, of unified policies कर लो, ठीक है। एंड ब्रैकेट में लिख दो एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल लिखो, ब्रैकेट में लिखो एग्जाम्पल एजाइल गवर्नेंस। एजाइल गवर्नेंस इज अ गवर्नेंस मॉडल जहां पे आप फीडबैक लेके जल्दी जल्दी इंप्रूव करते हो। इट्स लाइक अ रोलिंग फीडबैक लूप पॉलिसी ऑफ अ गवर्नमेंट स्कीम, ठीक है। तो वो चीज काफी बार इंप्लीमेंट हो रही है। एंड एजाइल गवर्नेंस थ्रू रियल टाइम फीडबैक, रियल टाइम पैन इंडिया फीडबैक, ठीक है। एंड ये कब आया था? दिस वाज एक्चुअली डन इन स्वच्छ भारत रूरल, है ना। स्वच्छ भारत मिशन रूरल में देयर वाज ऑलमोस्ट अ रियल टाइम अपडेशन ऑफ वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स के टारगेट्स कि वो अचीव कर रहे हैं नहीं कर रहे। एंड अ स्कीम ऑफ दैट लेवल वो अगर स्टेट पे छोड़ दिया जाता तो इट वुड हैव बीन अ प्रॉब्लम, है ना। वो नहीं हो पाता उतना अच्छा, ठीक है। वी डिड नॉट अचीव कंप्लीट 100% ओपन डेफिकेशन फ्री, नो वन इज बिलीविंग दैट, यस, बट थिंग्स राइट नाउ आर like it's like a world apart from what it was 10 years ago, 10 to 15 years, 10 to 12 years ago when SBM rural was not there. It like जो toilets का usage है that increased from 20-25% to almost 80. ये world wide change, मतलब it's like within 5 years it's like very good, है ना। Of course it's not perfect but it's very good. So that was achieved through a unified policy, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? इसमें आप एक नेगेटिव डाल सकते हो कि नेशनल पार्टीज अगर सेंट्रलाइजेशन फेवर कर रही हैं तो उसके कुछ प्रैक्टिकल रीजंस भी होते हैं कि अगर हर चीज स्टेट पे छोड़ दी जाए तो इट लीड्स टू फ्रैगमेंटेड पॉलिसीज, ठीक है। फ्रैगमेंटेड स्टेट स्पेसिफिक पॉलिसीज, बेस्ट एग्जांपल एग्रीकल्चर, ठीक है। क्यों? हर स्टेट के अपने एपीएमसी रूल्स हैं, हर स्टेट की अपनी अलग एग्रीकल्चरल मार्केट चल रही है, अलग पॉलिसीज चल रही हैं, अलग स्कीम्स चल रही हैं। इसीलिए दैट्स आल्सो रीजन कि व्हाई देयर हैज बीन नो नेशनल ग्रोथ इन इंडियन एग्रीकल्चरल यील्ड्स। प्रोडक्शन बढ़ा है बहुत बिकॉज एरिया हैज बीन इंक्रीजिंग, इरिगेशन हैज बीन इंक्रीजिंग, तो उतना बढ़ा नहीं है जितना बढ़ना चाहिए था, ठीक है। उसके लिए देयर नीड्स टू बी सम यूनिफिकेशन। उसके लिए गवर्नमेंट एक्चुअली हैज गिवन मॉडल लॉज, मॉडल एग्री मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक एक्ट बना हुआ है, ठीक है। मॉडल लॉ है वो, बट ऑब्वियसली सिंस द यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट एक्चुअली लेजिस्लेट ऑन एग्रीकल्चर, बट एक मॉडल लॉ है फॉर ऑल स्टेट्स टू फॉलो। बट अगेन मॉडल एपीएमसी एक्ट है, नो वन इज फॉलोइंग, मतलब सम आर फॉलोइंग, सम आर नॉट फॉलोइंग, सम आर पिकिंग अप फीचर्स एंड फॉलोइंग, वैसा है। तो इट्स लाइक अ वेरी डिसएग्रीगेटेड पॉलिसी, ठीक है, राइट। आई थिंक और पॉइंट्स हैं या कुछ? 4-5 हो गए। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी लिख सकते हैं। पॉलिटिकल रीजंस क्या लिखोगे? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स अलाउ, बेसिकली वही कि स्कीम ओनरशिप, ठीक है। अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आपके हर स्टेट गवर्नमेंट में, हर स्टेट में जाएंगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट स्टेट हैविंग अ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट आल्सो, है ना। तो अगर इस टाइम पे बीजेपी की कोई सेंट्रलाइज स्कीम है, फॉर एग्जांपल आयुष्मान भारत इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम,
तो अब उसके जो आयुष्मान भारत के जो आरोग्य मंदिर हैं, लाइक विच वर कॉल्ड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, नाउ दे आर बीइंग कॉल्ड आरोग्य मंदिर्स, वो किसी भी स्टेट में हो वहां पे पीएम मोदी का ही वो लगेगा फोटो, है ना, सिंस इट्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम. तो दैट इटसेल्फ इज अ पॉलिटिकल विन फॉर देम. स्कीम ओनरशिप फॉर पॉलिटिकल गेन्स. ठीक है, एग्जाम्पल लिख देना आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर, है ना. और भी बहुत सारी लिख सकते हो, मतलब कोई भी और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसमें एक वो है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, है ना, दैट इज ऑल्सो देयर, वो भी हेल्थ सेक्टर में ही है. नेक्स्ट, अब इसके हमें वो देखने हैं, व्हाई रीजनल पार्टीज फेवर स्टेट ऑटोनॉमी. रीजनल पार्टीज स्टेट ऑटोनॉमी, है ना, व्हाई, मतलब रीजंस. ठीक है, इसमें सबसे पहले तो वही लिखो कि रीजनल पार्टीज आर मोर अवेयर ऑफ स्टेट इंटरेस्ट. अवेयरनेस ऑफ स्टेट स्पेसिफिक इंटरेस्ट, नहीं, या फिर एक्सपेक्टेशंस कह लो, या रिक्वायर, वो एक्सपेक्टेशंस हो गए, इंटरेस्ट कुछ भी बोल लो, है ना. एग्जाम्पल, डीएमके स्टैंड्स ऑन तमिल फिशरमैन इशू. जो श्रीलंका के साथ दिक्कत होती है बार बार, उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो व्यू है, दैट इज वेरी इंडिया सेंट्रिक, इंडिया एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी सेंट्रिक. बट उसमें अगर आप एक्चुअली जो वहां पे ऑन ग्राउंड लोग हैं उनका अगर आप पूछोगे, तो वो आपको जो वहां की स्टेट, वहां की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, वो बेटर बता पाई नेचुरली. ठीक है, उसके अलावा अगेन यहाँ पे भी मतलब वो एक प्रैक्टिकल रीजन रहेगा ही कि जो रीजनल पार्टीज होती हैं, सिंस उनका जो मेन वोट बेस होता है वो अपने अपने स्टेट्स में होता है. ठीक है, तो दे विल ऑलवेज ट्राई टू अपील टू देम. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका, लेट्स से पहले जब 90s में हमारी कोalition गवर्नमेंट्स बनी है सेंटर में, जितनी भी 5 साल की थी, 1 साल की थी, जो भी है, उसमें आपकी डीएमके भी है, लेट्स से कोई बिहार की पॉलिटिकल पार्टी है, कोई महाराष्ट्र की पॉलिटिकल पार्टी है, शिवसेना वगैरह अगर हैं, जैसे आई एम लाइक गिविंग लाइक अ रेटोरिकल एग्जांपल. तो उन पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट कब फॉलो होगा, जब वो अपने वोट बैंक्स का ध्यान रखेंगे, राइट. तो उनके वोट बैंक्स कहां पे हैं, उनके स्टेट्स में. स्टेट स्पेसिफिक वोट बैंक्स कह लें क्या, वोट बैंक थोड़ा कंट्रोवर्शियल टर्म हो जाता है, वोट बैंक्स. ठीक है, अपील्ड थ्रू स्टेट ऑटोनॉमी, या स्टेट स्पेसिफिक, या स्टेट ऑटोनॉमस पॉलिसीज. ठीक है, एग्जाम्पल इसमें क्या लिखोगे. जब अभी लास्ट ईयर 2024 में, आई थिंक राइट आफ्टर द गवर्नमेंट हैड फॉर्म्ड, तो 2024 में जनरल इलेक्शंस हुए, अगस्त में यूपीएससी हैड कम आउट विद अ लैटरल एंट्री का नोटिफिकेशन. ठीक है, लैटरल एंट्री के नोटिफिकेशन में बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म क्यों आता, बिकॉज इट डिड नॉट हैव एनी रिजर्वेशन प्रोविजंस. एंड जो गवर्नमेंट की साथ की पॉलिटिकल पार्टी, कोलिशन पॉलिटिकल पार्टी है, विच इज द एलजेपी, आई थिंक, जो चिराग पासवान की है बिहार की, उनका जो मेन वोट बेस है, दैट इज फ्रॉम द वल्नरेबल सेक्शंस, जो थोड़े लोअर कास्ट हैं, सो कॉल्ड लोअर कास्ट. ठीक है, उन इसलिए दैट पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स एक्चुअली क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट आल्सो, इवन दो दे वर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि अभी करंटली वी हैव अ कोलिशन गवर्नमेंट, राइट. तो एग्जाम्पल, यार वो पॉलिटिकल पार्टी का नाम देखना, चिराग पासवान लिख रहा हूं मैं बस. criticism of UPSC
and then lateral entry notification was withdrawn by UPSC, है ना, it was not taken forward. ठीक है, और क्या लिखे इसमें? एक ये पॉइंट ला सकते हैं, पैरा डिप्लोमेसी. पैरा डिप्लोमेसी वाई, इसका मतलब पहली बात क्या होता है? पैरा डिप्लोमेसी इज व्हेन द सब नेशनल यूनिट्स ऑफ अ कंट्री दे एंगेज इन डिप्लोमेटिक ओवरचर्स विद डिफरेंट कंट्रीज. ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा क्लियर होता है पंजाब का इशू विद द जो खालिस्तान इशू जैसे है, तो वहां पे पंजाब गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ एक स्टेक आ जाता है. ठीक है, जो तमिल फिशरमैन इशू है वहां पे तमिलनाडु गवर्नमेंट का कोई ना कोई स्टेक आ जाता है. तीस्ता रिवर वाटर इशू या बांग्लादेश के साथ कोई इशू है, वहां पे वेस्ट बंगाल असम का कोई ना कोई इशू आ जाता है. ठीक है, उनका स्टेक आ जाता है. तो पैरा डिप्लोमेसी बेसिकली वही कि वहां की अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बिकम्स अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एट द सेंटर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर कोalition पार्टनर बन जाते हैं, तो दे आर अ रीजनल पार्टी. दे विल प्रेफर दैट उस पर्टिकुलर स्टेट को उस पर्टिकुलर मैटर में स्टेट ऑटोनॉमी मिले, सो दैट उस स्टेट के लोगों का इंटरेस्ट फुलफिल हो सके. ठीक है, तो पैरा डिप्लोमेसी इंटरेस्ट मतलब दे विल बी मैटरिंग. एग्जांपल लिख लेना, मैं जो अभी 2-3 दिए उसमें से कोई भी एक लिख लेना. ठीक है, इसके अलावा और क्या लिख सकते हो, या बाकी कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा काम का? एक वो भी लिख सकते हो, एक जेन्युइन पॉइंट है कि फाइनेंस कमीशन का जो डेवल्यूशन टू स्टेट्स है, इट इज एक्चुअली वेरी लेस, है ना, वेरी लो डेवल्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन टू स्टेट्स. तो ऐसे में व्हेनेवर देयर इज अ रीजनल पार्टी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, दे विल वांट कि जो स्टेट्स हैं उनको थोड़ा और ऑटोनॉमी मिले, क्योंकि अगेन उनको वापस उधर ही जाना है 2-3 साल बाद when they come go back to the states, है ना. तो यहाँ पे लिख दो एग्जाम्पल, 16 फाइनेंस कमीशन से 50% का डिमांड था. यार 50 लग रहा है ना, 50% का डिमांड था, बट 41 ही सेटल हुआ. ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन. हाँ, while national political parties favor centralization, regional parties are in favor of state autonomy. Comment. ठीक है, अब ये जो कमेंट है, कमेंट में मतलब आपको दूसरा साइड भी एक्सप्लोर करना है. दूसरा साइड एक्सप्लोर करोगे तो वो क्या लिखोगे यहाँ पे कि नेशनल पार्टीज भी स्टेट ऑटोनॉमी फेवर करती हैं, बट लाइक प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से, प्रैक्टिकल के हिसाब से. अगर उनको लग रहा है कि प्रैक्टिकल है, उनका इंटरेस्ट सर्व हो रहा है, तो वो करेंगे. ठीक है, नेशनल पार्टीज प्रेफरिंग स्टेट ऑटोनॉमी फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस, प्रैक्टिकल या इंटरेस्ट बेस्ड पर्पसेस, है ना, समझ जाना, वो इंटरेस्ट लिखा हुआ है. कैसे? एग्जाम्पल इसका, कोई भी अभी नेशनल पार्टी ले लो. ठीक है, व्हेनेवर दे, लेट्स से अभी वो हुआ था, कई सारे स्टेट के इलेक्शंस हुए हैं. ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट का डायरेक्ट इंटरेस्ट किसी स्टेट में सबसे ज्यादा कब होगा? बीजेपी इज द, मैं इसलिए एग्जांपल ले रहा हूं बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी एट द नेशनल लेवल. तो नेशनल पार्टी का एग्जांपल बीजेपी को ले लेते हैं फॉर नाउ. उनका सबसे ज्यादा किसी स्टेट में इंटरेस्ट कब आएगा? जब उस स्टेट में इलेक्शंस आने वाले हैं, बिकॉज दे वांट टू विन दैट स्टेट आल्सो. तो इसीलिए जब भी आप देखोगे कि कोई स्टेट का इलेक्शन हो रहा है, बजट में एकदम से उस स्टेट को एलोकेशन ज्यादा मिलने लगता है ना, लाइक एकदम से कुछ होता है. तो वैसे ही कुछ समझ लो कि इट्स लाइक हाँ, ये सेल्फ इंटरेस्ट लिख लो यहाँ पे ना, हमें दिखाना है कि सेल्फ इंटरेस्ट या फिर पॉलिटिक्स, या फिर पॉलिटिक्स यहाँ लिखो ना, पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स. एग्जाम्पल, हायर बजट एलोकेशन. ठीक है, बिफोर स्टेट इलेक्शंस. ठीक है, और इसके अलावा पॉलिटिकल इंटरेस्ट के अलावा और क्या होता है? व्हेन विल अ नेशनल पार्टी विल एक्चुअली फेवर अ स्टेट, will actually favor state autonomy.
वैसे ही सोच लो, अभी सिमिलर है वैसे फर्स्ट पॉइंट के, बट वो ये कि जैसे चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट जो है आंध्रा में, एंड जो चिराग पासवान का जो पॉलिटिकल पार्टी बिहार का, दे बोथ आर पार्ट ऑफ द सेंट्रल कोalition, ठीक है, इस टाइम एनडीए के पार्ट है वो। तो आंध्रा एंड बिहार दोनों को पिछले मतलब वो ये कि जो रिस्पेक्टिव एलोकेशंस मिले बजट में वो तो बढ़ी हैं, बट वहां की स्पेसिफिक स्कीम्स भी बढ़ गए हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो है कि नेशनल पार्टी का, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी का जो इंटरेस्ट है इन स्टेट्स में अपने आप बढ़ गया है, बिकॉज दे नीड टू टेक केयर ऑफ देयर कोalition पार्टनर्स आल्सो, ठीक है। तो हम यहां लिख देते हैं बीजेपीज इंटरेस्ट्स इन बिहार आंध्र इंक्रीज्ड। अब यहाँ पे ना पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिखने से शर्माना मत, मतलब इट इज अ प्रॉपर पॉलिटिक्स बेस्ड क्वेश्चन, तो आपको लिखना पड़ेगा, मतलब यू डोंट हैव अ चॉइस, ठीक है। इंक्रीज्ड पोस्ट 2024 जनरल इलेक्शंस, ठीक है। और व्हेन विल अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी फेवर स्टेट ऑटोनॉमी, कोई डिप्लोमेसी के या फिर फॉरेन इंटरेस्ट के उसमें सेंस बन रहेगा? नहीं, उसमें तो सेंट्रलाइजेशन ही होता है जनरली ना। सेंट्रलाइजेशन ही होता है वहां पे। तो आई थिंक यही दो पॉइंट हैं जो समझ आ रहे हैं, तो आई थिंक रहने देते हैं। और एक वो एंगल लिख लो, रीजनल पार्टीज फेवरिंग सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। ये इसमें सबसे बड़ा पॉइंट आई थिंक ये होगा क्राइसिस मैनेजमेंट में। whenever there is a crisis it is not possible for every state to work in an autonomous fashion, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है कोविड। कोविड में गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज्ड एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट, ठीक है, 1897 आई थिंक है ना, और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 टू एक्चुअली कोऑर्डिनेट वेरियस पॉलिसीज अक्रॉस स्टेट्स, क्योंकि एक नेशनल यूनिफाइड पॉलिसी चाहिए थी। तो इसमें क्या क्या था, चेक्स करने हैं, अगर आपको लाइक जो आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ट्रेन हैं, उनके चेक्स हो गए, रुक के उनका सैनिटाइजेशन हो गया। इट कुड नॉट हैव बीन सेपरेटेड अलग अलग स्टेट्स के लिए, तो ये लिया है। एपिडेमिक डिजीज एक्ट में एक अमेंडमेंट हुआ था बीच में, व्हेन द प्रोटेक्शन वाज इंक्रीज्ड फॉर ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स, जब वो इतने रिडिकुलस केसेस आ रहे थे वेयर डॉक्टर्स वर बीइंग अटैक्ड स्टूपिडली इनफ, है ना। तो वो ये क्राइसिस मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पे, जो अपन बोल सकते हैं कि रीजनल पार्टीज जहां पे सेंट्रलाइजेशन फेवर करेंगे खुद से, ठीक है। इसके अलावा इसमें भी आई थिंक वो हो सकता है कोalition कंपल्शन, हम लिख सकते हैं whenever a regional party becomes a part of the government of India at the national level, then there are some national considerations that need to be taken into consideration, है ना, national interest stuff, तो कोalition कंपल्शन बोल सकते हैं। आई थिंक दैट इज इट, मतलब इसमें और कुछ आएगा नहीं। कमेंट आपको करना कर दिया आपने अच्छे से, इसमें कुछ वो नहीं है, लाइक वे फॉरवर्ड लिखने का कुछ है नहीं। आई थिंक कंक्लूजन ही लिखोगे, वे फॉरवर्ड में स्टेप्स थोड़ी ही लिखे होगे इसमें कुछ स्पेसिफिक ना। कंक्लूजन लिखो डायरेक्ट, कि यहाँ पे हमें बेसिकली वही दिख रहा है कि हाउ फेडरलिज्म इज अ वेरी डायनामिक थिंग इंडिया में। लाइक हम बोलते हैं कि हाँ फेडरलिज्म इज जनरली सीन ओनली विद एन इंस्टीट्यूशनल लेंस, कि लेजिस्लेटिव रिलेशंस ये हैं, फाइनेंशियल रिलेशंस ये हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ये हैं, बट पॉलिटिक्स साइड ऑफ थिंग्स इज एक्चुअली द थिंग्स दैट आर हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। वो हमें दिख गया अभी कितना ज्यादा डायनामिक होता है फेडरलिज्म, है ना। तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे कि पार्टी पॉलिटिकल फेडरलिज्म actually shows the dynamism of the federal structure of India, and going ahead all stakeholders must work with the idea of constitutional morality, public trust etc to uphold the basic structure of the constitution। ब्रैकेट में SR में लिख दो कि फेडरलिज्म की बात हो रही है, अंडरस्टूड है उतना, ठीक है। या फिर यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी ला सकते हो, टू इंश्योर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ब्रैकेट में ग्रैंडविल ऑस्टिन लिख दो वहां पे फिर, है ना। ओके, आई थिंक थोड़ा जल्दी करते हैं। Probably last question that we'll be discussing. Account for legal and political factors responsible for
रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ आर्टिकल 356 का मिसयूज बाय द यूनियन गवर्नमेंट सिंस द मिड 90s। ठीक है, अब यार इस क्वेश्चन में ना एक चीज है जो मेरे को बोलना है, ये मिड 90s बोला तो है, लेकिन मिड 90s और ये 15 मार्कर है, मिड 90s के बाद के सिर्फ उस पॉइंट टाइम के उसके बाद के ना जो पॉइंट्स हैं वो कम है थोड़े, तो लाइक आंसर लिखने के पर्सपेक्टिव से ना थोड़े से हल्के से पहले के पॉइंट्स भी आप लिख सकते हो, इट्स ओके लाइक, क्योंकि अब बिल्कुल मिड 90s है उसके बाद के उतने पॉइंट्स आपको मिल नहीं पाएंगे ना। ठीक है, क्योंकि इट्स वेरी स्ट्रिक्ट कि हमें सिर्फ लीगल और पॉलिटिकल फैक्टर्स ही बताने हैं, इट इज डिफाइंड, आप खुद से और इंटरप्रिटेशन भी नहीं कर सकते हो, है ना, कि ये लिख देते हैं। ओके, तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे आर्टिकल 356 के बारे में? बेस्ट आई थिंक सिंस इट्स लाइक आई टोल्ड अर्लियर इट्स अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन, है ना, तो अब आर्टिकल 356 को डिफाइन करते कर दो कि प्रेसिडेंट रूल क्या होता है, कैसे कब लगता है, मतलब तो अब यहाँ पे वही चीज कर दो कि आर्टिकल 356 अंडर पार्ट 11 नहीं पार्ट 18, पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट प्रेसिडेंट्स रूल which can be proclaimed if the state government cannot be carried as per the provisions of the constitution based on a governor report or otherwise लिखना जरूरी है, ठीक है, गवर्नर रिपोर्ट इज जस्ट वन कंडीशन, वन ऑप्शन, मतलब उसके बिना भी हो सकता है प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, तो आपने ये डिफाइन कर दिया, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 बेसिकली आपने डिफाइन कर दिया कि क्या होता है, ठीक नहीं क्या नहीं होता है आपने वो, हाँ मतलब ये बता दिया क्या होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं वो अभी नहीं लिखे हैं, बट आई थिंक वो अभी पूछे भी नहीं है तो छोड़ देते हैं उनको, मतलब बाय कॉन्सिक्वेंसेज आई मेंट कि क्या क्या होता है उसमें, कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स आर डिसमिस्ड, जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है दैट इज पुट इन सस्पेंडेड एनिमेशन, एंड उसके बाद जैसे ही पार्लियामेंट जो प्रोक्लेमेशन है उसको एक्सेप्ट करेगा, दोनों हाउसेज राटिफाई करेंगे, देन द स्टेट लेजिस्लेचर इज डिसॉल्व्ड एंड इट कॉल्स फॉर अ फ्रेश इलेक्शन, है ना, वो सब बाद में होता है, बट हाँ माय पॉइंट इज कि वो सब पूछा नहीं है तो फिर छोड़ो। ठीक है, ये आपने आर्टिकल 356 का इंट्रोडक्शन दे दिया कि व्हाट इट इज, ठीक है, और कुछ डायरेक्ट समझ नहीं आ रहा है, अब लेट्स मूव टू द लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स देन। सबसे पहले बताओ लीगल फैक्टर, कई बार मैंने मेंशन कर दिया इस क्लास में ऑलरेडी, है ना, एसआर बोमे का उतना लिख दो, डिटेल्ड गाइडलाइंस टू प्रिवेंट मिसयूज, वो मैं लिख नहीं रहा हूं, लिख देना, प्लस फेडरलिज्म मेड पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ठीक है, आई थिंक अंडरस्टूड है। इसके बाद उसके बाद एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी विच वॉज एक्चुअली लाइक लेड डाउन बाय द कोर्ट इन एसआर बोमई, लेकिन मैं अलग से लिख रहा हूं बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट, है ना, बिकॉज वो ये कि दिस वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई 356 वाज मिसयूज्ड अर्लियर, व्हिच इज कि द फ्लोर, हाउस फ्लोर, हाउस फ्लोर का मतलब समझते हैं ना, हाउस फ्लोर टू बी द ओनली प्लेस टू डिसाइड मेजॉरिटी, कि मतलब अगर आपको गवर्नमेंट बनानी है, आर्टिकल 356 का मिसयूज तब भी हुआ है कई बार, जैसे इलेक्शंस हुए, हंग था, स्टेट लेजिस्लेचर हंग हो गया, मतलब कोई स्पेसिफिक मेजॉरिटी नहीं मिली लेट्स से किसी को, या फिर हंग हुआ भी नहीं बट बोल दिया कि हंग एंड 356 लगा दिया, है ना, वो भी हुआ है ड्रामे बहुत। एनीवे तो वो सब इसीलिए होते थे बिकॉज हाउस फ्लोर को यूज नहीं करते थे मेजोरिटी के लिए, गवर्नर ने अपने राजभवन में बैठ के बोल दिया कि हाँ लाइक हंग स्टेट लेजिस्लेचर है, वी आर प्रोक्लेमिंग प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, तो वही एक सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हाउस फ्लोर टू बी द ओनली प्लेस, कि आप हाउस में जाओ, वहां वोटिंग करवाओ, डिवीजन ऑफ वोट्स करो, फिर अगर हंग है तब वील सी, जब तक आप प्रॉपर वहां पे नहीं हो रहे हो तब तक आप राजभवन में बैठ के ये नहीं बोल सकते कि हंग स्टेट लेजिस्लेचर है, बिल्कुल भी। ठीक है, ओके, इसके अलावा लीगल फैक्टर और क्या है, वही मैं बोल रहा था कि अब 90s के आगे के स्पेसिफिक लीगल फैक्टर्स उतने हैं नहीं, बट ठीक है अभी लिखते हैं जितने हैं। एक और है कि एक्टिविस्ट को कोट्स में डाल रहा हूं, एक्टिविस्ट प्रेसिडेंट्स लाइक के आर नारायणन
अब वो ये कि ये लीगल फैक्टर है कि पॉलिटिकल फैक्टर है पता नहीं, है ना, क्योंकि पॉलिटिकल फैक्टर है क्या पता नहीं प्रेसिडेंट्स का। तो के आर नारायण ने क्या किया था, ही वॉज द प्रेसिडेंट फ्रॉम 97 टू 2002। तो व्हाट ही डिड, दो इनके पास प्रेसिडेंट रूल के प्रोक्लेमेशन आए थे, एक बिहार के लिए और एक यूपी के लिए। तो यूपी इन दोनों इन्होंने क्या किया था, दोनों को वो होता है ना कि द प्रेसिडेंट हैज द राइट टू सेंड द एडवाइस ऑफ द पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वंस, रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं एडवाइस को। एंड जब सेकंड टाइम पे है देन उनको वो मानना पड़ता है, वहां पे उनका जो डिस्क्रेशन है वो चला जाता है, ठीक है। तो यूपी गवर्नमेंट का जब आया था इनके पास 96 97 था आई थिंक, है ना, यूपी में प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए 97 में इनके पास जो प्रोक्लेमेशन आया था, ही सेंट इट बैक फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने फिर वो ये कि शर्मिंदगी में आके विड्रॉ कर लिया था वो, तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल डिड नॉट गो अहेड। उसके अलावा बिहार में 98 था शायद, तो बिहार में क्या किया था, बिहार वाला भी उन्होंने रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजा, रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजा, the government sent it back to him, so he had to proclaim the president rule, लेकिन the president rule could not survive more than 2 weeks because वो राज्यसभा में फेल हो गया था, ठीक है। तो पॉइंट इज कि एक्टिविस्ट प्रेसिडेंट्स लाइक हिम एक्चुअली प्लेड अ रोल, ठीक है, यू कैन नॉट निग्लेक्ट हिज रोल, ठीक है। उसके अलावा और केस लॉ था, ठीक है। इसके अलावा एक केस लॉ था अगेन मिड 90s के बाद का थोड़ा सा हम देख रहे हैं, रामेश्वर प्रसाद 2006। इसमें क्या हुआ था कि बिहार का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वाज डिसॉल्व्ड, दैट वाज एक्चुअली डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बिहार एसएलए डिसोल्यूशन वाज कैंसल्ड, ठीक है। तो वो ये कि यहां पे बेसिकली कोर्ट ने वही बोला कि दिस इज एक्चुअली इलीगल, यू कैन नॉट डू इट, क्योंकि ये गवर्नर ने इस वो ये कि दिस वाज बेस्ड ऑन अ गवर्नर्स रिपोर्ट, बट द गवर्नर्स रिपोर्ट वाज इटसेल्फ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो गवर्नमेंट वो सुप्रीम कोर्ट ने वो बोला था कि द गवर्नर्स रिपोर्ट्स रीजंस आर नॉट स्ट्रांग इनफ, हेंस वी विल नॉट गो अहेड विद इट, ठीक है। तो उन्होंने डिसोल्यूशन को कैंसिल कर दिया था रामेश्वर प्रसाद में। दिस एक्चुअली हैपेंड लेटर ऑन आल्सो, नेबाम रेबिया केस था 2016 में, जहां पे अरुणाचल असेंबली वाज रीइंस्टेटेड, है ना, तो वो भी लिखो। अरुणाचल असेंबली reinstated after dissolution under article 356, ठीक है। तो ये सब बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये जो जजमेंट्स है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीगल प्रेसिडेंट एस्टैब्लिश कर रहे हैं अगेंस्ट मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356, हेंस व्हाई दे नीड टू बी इंक्लूडेड लीगल फैक्टर्स में, ठीक है। यार ये प्रेसिडेंट वाला पॉइंट है ना, इसको पॉलिटिकल में लिख लो, ये यहाँ पे ना थोड़ा आउट ऑफ प्लेस सा लग रहा है, ठीक है। एनीवेज, इसके अलावा थोड़ा सा अगर हम पहले जाएं, अब मिड 90s के पहले, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट की जब मोरारजी देसाई गवर्नमेंट आई थी, दे एक्चुअली they undid a lot of the things that इंदिरा गांधी गवर्नमेंट had changed by the 42nd amendment, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसे बोलते हैं ना। तो 44th अमेंडमेंट में क्या किया था, there were safeguards that were added to article 356, क्या 6 month में, every 6 month पार्लियामेंट मस्ट ratify it again, ठीक है। ये सेफगार्ड स्पेसिफिकली 44th अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, तो दैट एक्चुअली आल्सो रिड्यूस्ड, ठीक है। इसके अलावा एक वो भी लिख सकते हो, सरकारिया कमीशन। इस कमीशन ने एक्चुअली वही है, जितने भी सेंटर स्टेट रिलेशंस कमीशन है, सरकारिया पुंछी सब दोनों ही है, मतलब दोनों ने
मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356 को क्रिटिसाइज बहुत टारगेटेड वे में किया बिकॉज इट वाज अ प्रॉब्लम, इट हैज ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लम। तो सरकारिया ने वो चीज बोला था कि आप पहले वार्निंग दो, ठीक है, मतलब अगर प्रेसिडेंट रूल आपको प्रोक्लेम करना है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, गवर्नमेंट को, आप पहले वार्निंग दो पहले इन राइटिंग। if that is like let's say things do not resolve even after that, then this should be the last resort। तो इसके जो recommendations है they were actually used, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस जजमेंट्स दिए हैं उसमें सरकारिया के recommendations were actually used to get the logic कि आर्टिकल 356 का मिसयूज कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल सरकारिया कमीशन recommendations were put in law by the court, ठीक है, कि वार्निंग फर्स्ट एंड ओनली लास्ट रिजॉर्ट आर्टिकल 356, ठीक है। Okay, now coming to the political factors. सबसे बड़ा पॉलिटिकल फैक्टर तो यही था, कोलिशन एरा। अभी हमने पढ़ा ना कि कोलिशन एरा में रीजनल पार्टीज होती हैं, कोलिशन गवर्नमेंट में रीजनल पार्टीज प्रेफर स्टेट ऑटोनॉमी। तो बिकॉज दे आर प्रेफरिंग स्टेट ऑटोनॉमी, तो आर्टिकल 356 व्हिच इज प्रेसिडेंट रूल बेसिकली व्हिच फोकसेस ऑन लाइक डिसॉल्विंग स्टेट गवर्नमेंट्स, तो वो चीज नहीं आती उतनी, बिकॉज वो जो रीजनल पार्टीज है उनके इंटरेस्ट भी कोलिशन पार्टनर्स को देखने पड़ेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट जस्ट बुलडोज ओवर स्टेट गवर्नमेंट्स, बिकॉज उनके जो उस स्टेट का स्पेसिफिक कोई रीजनल पॉलिटिकल पार्टी उनके गवर्नमेंट में बैठा है ना, तो वो सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे अगर कुछ ऐसा हुआ तो, ठीक है। तो कोलिशन एरा लेड टू कॉन्सोसिएशनल पॉलिटिक्स, ठीक है। कॉन्सोसिएशनल पॉलिटिक्स मतलब वही एग्जैक्टली कि सब एक दूसरे की बात मानने की कोशिश तो कर ही रहे थे, डेफिनेटली मानी कितनी पता नहीं, बट यस, ठीक है। सेकंड पॉइंट, प्रेसिडेंट केआर, प्रेसिडेंट का जो मैं बोल रहा था एक्टिविस्ट प्रेसिडेंट है ना। उसके बाद political factors for reducing misuse of article 356। यार यहां पे वो फैक्टर बोल सकते हैं, राइज ऑफ स्ट्रॉन्गर रीजनल पार्टीज। एग्जाम्पल जो कर्नाटका की है, क्या नाम है उसका, जेडीयू। तो जनता दल यूनाइटेड एंड इन जनरल जो एक जेडीएस भी है, जनता दल सेक्युलर है ना, ऑल ऑफ दीज पार्टीज एक्चुअली केम फ्रॉम द जनता गवर्नमेंट जो मोरारजी देसाई की थी 70s में, लेट 70s में, ठीक है। वहां से अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बना ली, बट दीज पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्टेड गेनिंग स्ट्रेंथ अराउंड दिस टाइम, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा तो एचडी देवेगौड़ा बिकेम अ पीएम इन 97, तो ही वाज फ्रॉम कर्नाटका, फ्रॉम अ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। तो वो चीज भी एक डेफिनेटली फैक्टर था कि स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टीज एक्चुअली प्रिवेंटेड मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356, ठीक है। इसके अलावा तो और कुछ नहीं चमक रहा मेरे को, ठीक है। अकाउंट तो हमने दे दिया है, अब वे फॉरवर्ड ही देना है इसमें बस, आई थिंक। अब इसमें वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हो, सबसे पहले एसआर मुंबई की गाइडलाइंस को कोडिफाई करो, सरकारिया प्लस पुंछी के रिकमेंडेशंस को फॉलो करो, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को फॉलो करो, प्लस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, है ना। तो वो ये कि फिर कंक्लूजन लिख दो, और फॉलोइंग ऑल दी स्टेप्स विल हेल्प इंश्योर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म
prevent cooperative federalism from degenerating into bargaining federalism, and hence ensure the upcoming spirit of टीम इंडिया. जैसे पीएम मोदी बोलते हैं कि जो न्यू फेडरलिज्म का फॉर्म है इंडिया में दैट शुड बी ऑफ द स्पिरिट ऑफ टीम इंडिया, है ना. तो दैट आई वुड से कि कैन बी अ गुड कंक्लूजन. टीम इंडिया लिख देना है, हाँ, इट्स अ गुड कीवर्ड, एंड ब्रैकेट में पीएम मोदी लिख दो. ठीक है, तो दैट इज प्रीटी मच इट फ्रॉम माय साइड. I definitely had more questions, but वो अभी नहीं हो पाएंगे because otherwise the lecture will become way too long and where people start dropping off. That is it from my side. I hope everyone found this very informative, and I think वो एक तरीका जो है सोचने का, उसको आप प्रैक्टिस करो. तो इसलिए अगर आप फुल क्वेश्चंस नहीं लिख रहे हो रोज, ट्राई एंड ब्रेनस्टॉर्म आंसर्स ऑन योर शीट्स एंड थिंक कि इसको मैं बेटर कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. ठीक है, प्लीज ट्राई डूइंग दैट बिकॉज दैट विल एक्चुअली हेल्प यू इन ब्रेनस्टॉर्मिंग, विल एक्चुअली हेल्प यू इन आंसर राइटिंग लेटर ऑन. क्लैरिटी ऑफ माइंड अगर होगा तो वो पेपर पे दिखता है. ठीक है, that's it from my side. This is Arsh Singh Chauhan signing off. Study IQ IAS, making India smarter and better.